देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मींस मूवमेंट, कॉन्टिनेंट का मूवमेंट। ये जो थ्योरी है ये 20th सेंचुरी में दी गई थ्योरी है, जो कि अर्थ का डायनेमिक नेचर को बताती है। जो अर्थ है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। मींस अर्थ का सरफेस मूव कर रहा है। ये थ्योरी बताती है कि अर्थ का जो सरफेस है वो कांस्टेंट नहीं है। इससे ये मतलब है कि जो ये हमारी अर्थ है, इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं या फिर हम क्रस्ट भी कह सकते हैं, ये स्टैटिक नहीं है, ये खुद आपस में भी मूव कर रही है। ये चीज हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिली। इसके फर्स्टली इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इस चीज को बताया गया है। ये कहती है कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो स्टैटिक नहीं है। कॉन्टिनेंट्स हमारे स्टैटिक नहीं है, रुके हुए नहीं है। कॉन्टिनेंट्स भी मूव कर रहे हैं, जो कि स्लोली मूव कर रहे हैं प्लेनेट के सरफेस के ऊपर। हमारा जो अर्थ है इसके सरफेस के ऊपर हमारा लिथोस्फीयर, देन उसके अंदर एस्थेनोस्फीयर, जिसको हम ऊपर वाली लेयर को क्रस्ट कहते हैं, और उसके नीचे वाली लेयर को मेंटल कहते हैं। जो इन बिटवीन लेयर है उसको कोर कहते हैं। ओके, तो ये हमें बताती है कि हमारी अपर लेयर भी मूव कर रही है। इस थ्योरी ने एक ग्राउंड वर्क रखा है। आगे की जो थ्योरीज आती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो कि बहुत सारे जियोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसका बेसिस है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एक और इसमें एक थ्योरी और आती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इन दोनों को मिलकर के हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी तक पहुंचते हैं। इनिशिएशन यहीं से हुआ है। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो बहुत सारे जियोलॉजिकल फिनोमिनास को एक्सप्लेन करती है। हमें ये बताती है कि अर्थ क्यों होता है, या फिर वोल्केनिक इरप्शन क्यों होता है, माउंटेन्स कैसे बने हुए हैं। ये सब सारे फिनोमिनास हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज का बेसिस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इससे बहुत सारी चीजें, कि कोई भी जमीन जैसी आज है वो वैसी क्यों है, क्लाइमेट्स ऐसे क्यों है, और भी लाइफ अक्रॉस द ग्लोब जो है वो डिफरेंट क्यों है, इन सब चीजों को हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज के में एक्सप्लेन इजिली कर पाते हैं। नाउ देखें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये जो कहती है वो कहती है कि जो अर्थ के कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे हम सब जानते हैं, अगर हमारी ये अर्थ है तो बाई सरफेस अगर हम कॉन्टिनेंट्स देखें, नॉर्थ अमेरिका, देन हमारा साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, देन हमें यहाँ पे एशिया देखने को मिलता है, देन यहाँ ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। ऐसे सभी हमें कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। अंटार्कटिका, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सभी मूव कर रहे हैं रिलेटिव टाइम में, ये सभी मूव कर रहे हैं ईच अदर। ये आपस में जो है चल रहे हैं, ये स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ये चीज हमें देखने को मिलती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। ये सब चीजें ड्रिफ्ट कर रही हैं, ये घूम रही हैं या फिर अपनी जगह से खिसक रही हैं। किसके अक्रॉस? ओशियन बेड, ओशियन की जमीन, जो ओशियन में जमीन है उसके अक्रॉस अभी अपनी अपनी करंट पोजीशन से वो मूव कर रही हैं। यहां पे एक जर्मनी के मेट्रोलॉजिस्ट हैं अल्फ्रेड बैगनर, इनने पहली बार 1912 में ये आइडिया दिया। पहली बार अल्फ्रेड बैगनर ने बताया कि जो अपर सरफेस है हमारी प्लेनेट अर्थ का, ये स्टैटिक नहीं है, ये मूव कर रहा है। ये अल्फ्रेड बैगनर ने 1912 में बताया, जो कि मेट्रोलॉजिस्ट थे, मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि सभी कॉन्टिनेंट्स जो है वो कभी एक हुआ करते थे, सिंगल जुड़े हुए थे, सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से थे, जिसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया। ये बताते हैं कि हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ में जमीन एक साथ थी, जिसको इन्होंने पेंजिया नाम दिया,
और पानी सब एक साथ था, ये सब पानी एक साथ था और लैंडमास एक साथ था, जमीन एक साथ थी, ऐसा इन्होंने बताया अल्फ्रेड वेगनर ने। देन क्या हुआ, किसी कारण से, किसी फोर्सेस की वजह से इस जमीन के टुकड़े होकर के अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे, किसी किसी डायरेक्शन में, कोई उसके रीजन बताया इन्होंने, किसी फोर्स के कारण से अलग अलग डायरेक्शंस में इन्होंने मूव किया और लैंडमास आज हम इस स्टेज में इसको पाते हैं, देखते हैं। ये सभी बाद में जाके टूटे, जो एक सिंगल लैंडमास था जिसको सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया कहा, ये आगे जाके टूटा और अलग अलग नाम से ड्रिफ्टेड, अलग अलग चीजें अभी जहां पे करंट कन्फिगरेशन जो हमारा कॉन्टिनेंटल कन्फिगरेशन यहां तक अभी तक पहुंचे हैं, ड्रिफ्ट करते हुए, मूव करते हुए। ये मूवमेंट इवन आज भी चल रहा है, दिस मूवमेंट कंटिन्यूअस इवन टुडे, शेपिंग आवर प्लेनेट सरफेस, ये हमारे प्लेनेट के सरफेस को शेप कर रहा है, मतलब इसके प्लेनेट के सरफेस को जो है आगे बढ़ा रहा है। अब अल्फ्रेड वेगनर जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, जो कि जर्मनी के एक मौसम वैज्ञानिक थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे, जियोफिजिस्ट भी थे, जिन्होंने 1912 में ये थियरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। और जब इनिशियली ये थियरी दी गई तो ये जब तक जिंदा रहे, जीवित रहे, इस थियरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिला, कोई भी साइंटिस्ट इसको मानने से इनकार करते रहे, बिकॉज ये कोई अच्छा रीजन नहीं दे पाए कि किस कारण से ये चीज हो रही है। साइंस में अगर आप कोई भी नया रूल, लॉ, थियरी देते हैं तो उसके होने के कारण को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। सेटिस्फाइड अगर होती है साइंस कम्युनिटी, देन उसको एक्सेप्टेंस मिलती है। तो ये इसके होने का कारण नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए कि हमारे कॉन्टिनेंट्स क्यों मूव कर रहे हैं, क्यों एक जगह से दूसरे के कॉन्टिनेंट्स जा रहे हैं, इस रीजन को वो नहीं बता पाए। इसी कारण से इन्होंने क्या किया, जो अल्फ्रेड वेगनर है, इन्होंने कुछ कुछ एविडेंस कलेक्ट किए, अपने साथ कुछ सबूत कलेक्ट किए, एविडेंस कलेक्ट किए, जिससे ये बता सके अलग अलग साइंटिफिक फील्ड से, जिससे अपने इस क्लेम को, जो उन्होंने क्लेम किया है कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, इस चीज को जो है एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए, जो ये बताने के लिए कि हमारे कॉन्टिनेंट्स कभी एक हुआ करते थे। ये इस चीज पे इनका पूरा फोकस है कि कॉन्टिनेंट कभी सुपर कॉन्टिनेंट थे, सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, और जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया कहते हैं। देन किसी फोर्सेस की वजह से इनमें ब्रेकडाउन हुआ, टूट हुई। तो ये अपने बहुत सारे एविडेंस बताते हैं, एविडेंस देते हैं कि कभी एक सिंगल यूनाइटेड कॉन्टिनेंट हुआ करता था। शुरू में जो है इन पे भरोसा नहीं किया गया, देन आगे चल के इनके द्वारा जो दी गई ये थियरी है, ये मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी का बेस बना। मतलब आगे इस थियरी की वजह से मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी तक हम जो है आकर के पहुंचे हैं। और इस प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी ही हमारी वो थियरी है जिसकी वजह से आज हम बता पाते हैं कि किसी जगह पे वोल्केनो क्यों हुआ है, अर्थक्वेक क्यों हुआ है, या किसी जगह पे अगर माउंटेन है तो वो क्यों है। इस चीज को बताने के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी का हेल्प लेना पड़ता है। और प्लेट टेक्टोनिक थियरी का बेसिस है जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। अगर पेंजिया की बात करें, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा है, जो कि सिंगल लैंडमास था सारे कॉन्टिनेंट्स का मिला के, कभी वो अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 175 मिलियन ईयर्स एगो, अप्रोक्स 18 करोड़ साल पहले की बात है ये, तब ये अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं सब सिंगमर्स थे, सब एक थे, जिसको पेंजिया कहा है। अभी हमने समझा है एक इनॉर्मस लैंडमास था जिसको पेंजिया कहा है। ये सुपर कॉन्टिनेंट टूटने लगा, ब्रेकडाउन हुआ मीसोइक एरा में, जो कि अप्रोक्स 18 करोड़ साल पहले की बात है। ये टूटने लगा, देन ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, जो कि हमें आज देखने को मिलता है, इस तरीके से टूटा है। जो आज ये फॉर्म, ये टूटते हुए जहां तक आज पहुंचे वहां तक हमें दिखता है। जो अगर हम कहें तो इन्होंने पेंजिया जो सिंगल लैंडमास है इसको एक्सप्लेन करने में के लिए बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए अल्फ्रेड वेगनर ने। नाउ एक एविडेंस तो ये है कि ये जिग्सो फिट,
अब जिग्जोफिट क्या है, हम अगर देखें तो अगर हम इधर हमारी ये अर्थ है, यहां पे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, देन कहीं ये थोड़ा बहुत सेंट्रल अमेरिका, देन ये साउथ अमेरिका। अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यहां पे हमें यूरोप देखने को मिलेगा, देन यहां पे अफ्रीका देखने को मिलेगा। अफ्रीका और साउथ अमेरिका को अगर थोड़ा ध्यान से स्टडी करें तो इन दोनों के बीच में एक चीज हमें देखने को मिलती है कि अफ्रीका का ये कॉर्नर जो है और साउथ अमेरिका का ये कॉर्नर, अगर इसको पास में लाया जाए तो ये जिग्जोफिट ऐसा लगेगा कि ये इसी में से टूट के गया है, ये वाला पार्ट अफ्रीका का और साउथ अमेरिका के इस हिस्से में से टूट के जाने की कुछ संभावनाएं हमें दिखाता है जिग्जोफिट, जो कि यहाँ पे साउथ अमेरिका के इस पार्ट में फिट हो जाता है अफ्रीका का ये कॉर्नर। तो इससे समझ में आता है कि कभी ये दोनों एक थे। तो एक सबसे अच्छा है पीस ऑफ एविडेंस जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, कि सभी कॉन्टिनेंट्स जो है आपस में फिट, अगर इनको पास पास लाया जाए तो ये एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। जैसे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका, जस्ट जो मैंने बताया है, से साउथ अमेरिका और अफ्रीका ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं अगर पास में लाया जाए तो, और बहुत परफेक्टली तरीके से फिट हो जाते हैं। ये हमें जिग्जो पजल की तरह, जैसे जैसे दो टुकड़े किसी चीज के तोड़ दो ना और फिर उन्हें पास में लाके अगर जोड़ा जाए तो वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, वैसे ही ये भी फिट हो जाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन जो था ये पहला क्लू था, इससे पहली बार उन्हें पता चला कि ये पहले एक हुआ करते थे। ये पेंजिया वाला जो कंसेप्ट दिया है अल्फ्रेड ड्रैगनर ने 1912 में, ये इसी आधार पे दिया है कि किस तरीके से चीजें एक साथ जोड़ करके, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं कभी एक हुआ करते थे, आज हमें अलग अलग टूटे हुए दिखाई देते हैं। तो ये पहला क्लू था इनके लिए कि लैंडमास कभी कनेक्टेड हुआ करते थे, इस बात के लिए। नाउ सेकंड एविडेंस जो है, अगर सेकंड एविडेंस देखें तो नेक्स्ट एविडेंस है ये फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन मैचेस। ये एक और चीज कहते हैं, इनका मानना ये है कि अगर ये हमारी अर्थ है और यहां पे अगर हमने ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यूरोप, देन इससे लगा हुआ अफ्रीका, देन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये है। इनका मानना ये है कि अगर यहां पे बीच में ये हमारा अटलांटिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन, सो ये डिस्टेंस जो है 1000 किलोमीटर में है। ये डिस्टेंस अप्रोक्स 3-4 किलोमीटर है। अब इतने डिस्टेंस में अगर अफ्रीका, साउथ अमेरिका में या इस लैंडमास पे, इस जमीन पे कोई ऐसे एनिमल्स मिल रहे हैं जो सिमिलरली यहां मिल रहे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं जो कि पानी में तैर के नहीं जा सकते, अप्रोक्स 3-4 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, वो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि 4000 किलोमीटर दूर यहां पे पाए जाने वाले एनिमल और यहां पे पाए जाने वाले मैमल्स, जानवर सिमिलर हैं? ये भी एक इस चीज का एविडेंस है कि कभी ये दोनों एक हुआ करते थे। तो फोसिल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे मिलने वाले फोसिल्स हैं जो उनकी अवशेष हैं किसी जानवर के या ह्यूमन के मर जाने के बाद में जो हड्डियां रह जाती है, रिमेन्स रह जाते हैं, इनको फोसिल कहते हैं। तो फोसिल्स यहां पे मिले हैं, फोसिल्स वही फोसिल्स यहां पे मिले हैं। इस बात से ये समझा जा सकता है कि कभी ये दोनों पार्ट एक थे, आज टूट के अलग हुए हैं। तो फोसिल एविडेंस जो है वो कैजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वेगनर की थियरी को। ये कहते हैं कि फोसिल स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कुछ पौधे और जानवर की फोसिल्स, उनके जो अवशेष हैं वो यहां पे भी मिले हैं और दूसरे पार्ट पे भी मिलते हैं। अक्रॉस द वास्ट ओशियंस, ओशियन के पार हमें ये चीज देखने को मिलती है, जो कि डिस्कवरी हुई और पाए गए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में सिमिलर टाइप ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मिले हैं। ये एक एविडेंस है इस थियरी का, इस थियरी को सपोर्ट करता है। जिस तरीके से फ्रेश वाटर रेप्टाइल जिसका नाम है मेसोसोरस, जो कि साउथ अमेरिका में पाया गया है और वही अफ्रीका में भी पाया गया है। फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, फ्रेश वाटर रेप्टाइल जिसको मेसोसोरस कहते हैं, वो साउथ अमेरिका में भी पाया गया है और उसी के फॉसिल्स यहाँ पे अफ्रीका में भी पाए गए हैं। ये एक प्लांट है जिसको ग्लोसोटेरिस कहते हैं,
जो भारत में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में, इन सब जगह पे वो देखने को मिलता है। सो इससे ये भी समझ में आता है कि ये सारे पार्ट लैंडमास एक था। देन इससे हमने देखा है कि फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन मैचेस किस तरीके से हमें ये चीज बताती है। अब शुरुआती में इस थ्योरी को चैलेंज किया गया है, इसमें कुछ कुछ खामियां बताई गई हैं, क्योंकि ये जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत सारी इसको जो है एक्सेप्टेंस नहीं मिला इनिशियली, साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको मानने से इनकार कर दिया, बिकॉज ये एविडेंसेस तो दे रहे थे लेकिन ये रीजन नहीं बता रहे थे कि क्या कारण रहा, ये कॉन्टिनेंट्स मूव क्यों कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट के मूवमेंट का रीजन नहीं बता पाए, कॉन्टिनेंट्स मूव क्यों कर रहे हैं इसका रीजन नहीं बता पा रहे थे, तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ अब ये प्राइमरी रीजन इसका है रिजेक्शन का कि ये इनकी एबिलिटी नहीं थी, ये कन्विंस नहीं कर पाए कि कॉन्टिनेंटल मूवमेंट क्यों हो रहा है, कॉन्टिनेंटल मूवमेंट हो भी रहा है, इस चीज को, इसके पीछे का फोर्स तो बताना पड़ेगा साइंटिफिक कम्युनिटी में, ये नहीं बता पाए। तो इन्होंने कहा कि जो है साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा कि जियोफिजिकली इम्पॉसिबल है किसी कॉन्टिनेंट का मूव करना, कॉन्टिनेंट मूव नहीं होता है। सो लगभग इनके जो मेन रीजन थे, इनसे पूछा गया अल्फ्रेड बैगनार से कि इसके पीछे फोर्स क्या है, कारण क्या है, तो इन्होंने दो कारण दिए। पहला कारण दिया इनने टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स, और दूसरा दिया अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण ये कॉन्टिनेंट्स मूव हो रहे हैं। इन्होंने एक कारण दिया टाइडल फोर्स, इन्होंने फोर्स दिया है कि जैसे कि हम अगर देखें ये अर्थ है और यहां पे कहीं मून है और यहां कहीं सन है, तो एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करता है। इन्होंने कारण बताया कि ये जो प्लेट्स या फिर जो है कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, ये टाइडल मूवमेंट है, इसके फोर्स को बताया टाइडल मूवमेंट, मींस सन या मून या सन के ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्होंने रीजन बताया कि उनके ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ये हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। और एक दूसरा रीजन बताया अर्थ रोटेशन, जब कोई भी चीज रोटेट करती है तो वो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहां पे फॉर एग्जांपल अर्थ है और ये किसी एक्सिस से मूव कर रही है, कोई भी घूमती हुई चीज पे जो उसका इक्वेटर है उसके अलोंग यहां से पार्टिकल्स जो हैं ये सेंटर से जो है इधर जाने की कोशिश करते हैं, सेंटर से पार्टिकल भाग के और इक्वेटर तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आप अगर ऐसे किसी बॉल को, फुटबॉल को ऊपर अगर गीला करके या फिर मिट्टी लगा करके गीली वाली, और आप उसको हाई राउंड में अगर घुमाएंगे, तेज घुमाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसके जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं, एक्सिस के पार्टिकल्स हैं, ये सेंटर की तरफ भागेंगे, ये पार्टिकल्स सेंटर की तरफ भागेंगे ऐसे। तो ये भी इन्होंने एक रीजन बताया कि हमारे अर्थ के रोटेशन के कारण भी हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव कर सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी इस चीज को जो एक्सेप्ट नहीं की, साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा कि ये दोनों फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो कि कॉन्टिनेंट को मूव कर पाए। साइंटिफिक कम्युनिटी ने इनका ये जो है जो थ्योरी दी इसको रिजेक्ट कर दिया इनिशियली। आगे चल के एक्सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी आई, देन इसको एक्सेप्टेंस मिला। सो हमने आज देखा बैगनार की जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हमारे कॉन्टिनेंट के जो है मूवमेंट, जो अर्थ सरफेस के मूवमेंट की शुरुआती थ्योरी जो थी हमारी 1912 में अल्फ्रेड बैगनार ने जो दी, उसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कह रहे हैं। सो इसमें आज हमने यही सीखा। धन्यवाद।